एक और बड़ा सानिया, एक और बड़ी आहो बका, दो चार मजम्मती बयानात, फिर सब वापस, कुछ सवालात जिनका जवाब हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या रुख होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वही घूम घूम के बातें आती हैं। बलूचिस्तान में आज जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ा निशाना वकला बरादरी बनी। हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में इसके पीछे कौन है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन उससे पहले मेरे साथी जो हैं इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। तो जी एक हमारे दोस्त हैं बदखुद्दान खान अचकज़ई, क्वेटा से ताल्लुक़ है, और वो आज सोशल मीडिया ट्विटर पर कुछ पोस्ट्स किए हैं। तो वो बताना चाह रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड, जिस लेवल, जिस पैमाने पर ये तबाही आई है, वो ज़रा बताना चाह रहे हैं सिर्फ वकला बरादरी के पॉइंट से का। तो यही वो कह रहे थे, आप भी पढ़ रहे थे वसत साहब के 2010 में उन्होंने अपना लॉ लाइसेंस वो दिया। उन्होंने बताया, जो ट्वीट लगातार एक सीरीज़ है ट्वीट्स की, वो लिख रहे हैं कि कितनी बर्बादी हुई है, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि मैंने 2010 में कानूनी प्रैक्टिस शुरू की है। आज के सानहे के बाद मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले तमाम नौजवान वकला कोयटा के चोटी के 100 वकीलों में शामिल हो गए। कल तक हमसे सीनियर जितने भी प्रैक्टिसिंग वकील थे वो सब शहीद हो चुके हैं, जिनमें मेरे सीनियर बैरिस्टर अदनान कासी भी शामिल हैं। मेरे पूरे लॉ चैम्बर में काम करने वाले वकील या तो शहीद हो गए हैं, या लापता हैं, या ज़ख्मी हैं। अब जूनियर वकला जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उनके सामने बेरोज़गारी का अज़दहा मुँह खोले खड़ा है। उनकी तरबियत और देखभाल और सरपरस्ती के लिए कोयटा में कोई सीनियर नहीं बचा। बिल्कुल, और इसकी वजह ये है कि केडर जो है 34 का अंदाज़ा है आज, पूरा केडर जो टॉप लॉयर्स का है बलूचिस्तान का, कोयटा का, वो ख़त्म कर दिया है, एक अटैक में मिटा दिया है। इससे पहले 8 जून को अमानुल्लाह अचकज़ई, प्रिंसिपल लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल, उनको कत्ल किया गया। आज का पैटर्न भी अगर आप देखें तो ये भी हमने बहुत दफ़ा पहले देखा है कि आप एक हमला करते हैं और फिर जब लोग इकट्ठे होते हैं आप उनको निशाना बनाते हैं। ठीक इसी दिन 3 साल पहले तकरीबन ऐसा ही हुआ था। DIG फयाज सुंबुल जी को कत्ल किया गया। फिर जब लोग, और इसमें तमाम पुलिस केडर, उस वक्त पुलिस केडर को निशाना बनाया गया था, जब उसके जनाजे पर इकट्ठे हुए तो वहाँ पर एक बॉम्ब धमाका हुआ। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें भी 30 से ज़ायद लोग ख़वातीन की यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ था, बोलान मेडिकल कॉलेज की बस भी वहाँ पे, उसमें भी यही हुआ था कि वहाँ हॉस्पिटल में ला करके मारा गया। मैं थोड़ा सा इसमें हमारे दो साथी, इनफैक्ट एक डॉन न्यूज़ के कैमरामैन महमूद और आज टीवी के कैमरामैन जो हैं वो भी शहीद हुए, शहजाद खान। दोनों की कहानी हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आपने सुन ली होगी। तो मीडिया के लोग भी ज़ाहिर है इसमें मेजॉरिटी लेकिन लॉयर्स की थी। टोटल 70 लोग हैं जो आज जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बेशतर वकला हैं। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक सुबह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सदर जो हैं अनवर कासी, उनकी टारगेट किलिंग की गई। उसके बाद जब वकला जमा हुए शोबा हादसात के सामने सिविल अस्पताल के, वहाँ पर खुदकुश हमला हो गया और जिसके बाद ये सारी बर्बादी हुई। खानदान के जहाँ तक मुझे पता है 18 फर्द, एक सेकंड सोचिएगा, आपके ख़ानदान के 18 फर्द, हाँ, काजन, भांजे, अंकल, एक अटैक में मिट जाए, ये हुआ। अच्छा, एक अभी मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, एक कोयटा का नौजवान वकील है, उसने अपना अजीब प्रॉब्लम बताया। उसने कहा मेरे 4 साथी जो थे, हम 24 घंटे साथ रहने वाले, वो तो अब नहीं है, सारे दोस्त चले गए, है ना जी। तो अब मेरे लिए मुश्किल ये है कि कल है उनकी नमाज जनाजा अलग अलग, तो मैं किसकी छोड़ूं और किसकी नमाज जनाजा में शिरकत करूं। कोई इस तरह की सिचुएशन जो है वो वहाँ डेवलप हुई है। अब बलूचिस्तान में पिछले 15 साल में जो अक़लियतें हैं, बिलखुसूस शिया और हज़ारा वगैरह, चूँकि एक एक करके होता है ना जी, 2 मर गए, 3 मर गए, इम्पैक्ट नहीं बनता उसका जी। 15 साल में कैन यू इमेजिन 1400
छोटे बड़े हमले हुए, एक एक करके हमें समझ में नहीं आता। पिछले 11 साल में 3 जजों समेत 41 वकला हलाक हुए हैं। आज के जो 2 सहाफ़ी हैं उन समेत सिर्फ धमाकों में पिछले 7 साल में 4 सहाफ़ी मारे गए हैं, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग तो हमें बड़े छोटे नज़र आते हैं, लेकिन जब हम साथ देखते हैं तो अचानक से परेशानी शुरू हो जाती है कि यार ये किस चीज़ के साथ क्या लफ्ज़ जोड़ें। अब अगर हम इकट्ठा एक पूरे साल का थोड़ा मुआयना करें, अभी तो अगस्त ही है, अभी तो 4 माह बाकी हैं, अल्लाह खैर करे। तो अभी एजाज हैदर साहब कह रहे थे कि एंटी स्टेट वायलेंस से शिफ्ट होकर एंटी सोसाइटी वायलेंस पर आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों बातें अभी तक सही हैं, एंटी स्टेट वायलेंस भी, एंटी सोसाइटी वायलेंस भी। अगर इस साल की बात करें, 20 जनवरी को बच्चा खान यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, हाँ ठीक है। 27 मार्च को लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में 29 मार्च को सॉरी निशाना बनाया जाता है आम शहरियों को, और अब ये ठीक है, ये पैटर्न है। अच्छा, लाहौर ब्लास्ट की भी जिम्मेदारी टीटीपी के जमातुल अहरार फैक्शन, हाँ ये जमातुल अहरार आज की भी इसीलिए छोटी है। मैं इसी पे आ रहा था, जमातुल अहरार ग्रुप ने, और ये वाहिद टीटीपी का ग्रुप है जिसने दाइश के साथ हिमायत में बैत की है। और ये बात हुई है कि इनका जो लीडर था उमर खालिद खुरासानी, उसको गुज़िस्ता माह 9 जुलाई को ड्रोन अटैक में वो मारा गया है, नंगरहार प्रोविंस, नंगरहार सूबा जो है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर। अच्छा, इस ग्रुप ने एक अब तक मैं इजाफा कर दूं कि पिछले हफ्ते ही यूएस ने TTP-JA को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियल स्टेटस भी दिया है इसके साथ। अच्छा, थोड़ा सा इससे मैं आपने जो बात की कि अब शायद शिफ्ट हो रहा है, ये जो जमातुल अहरार है, इसने जो पहला बड़ा हमला किया था वो 2014 में किया था वाघा बॉर्डर, जहां 72 लोग जाँ बाग हुए थे। उसके बाद आ जाएं तो कर्नल शुजा खानज़ादा पर हमला जो है वो भी इन्होंने वो किया था। उसके बाद आ गए आप ये गुलशन इकबाल पार्क वाले हमले के ऊपर आ जाएं, उसके बाद आप आगे चलते चले जाएं तो। और थोड़ा आज आर्मी चीफ साहब ने ये बात की कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की वजह से कामयाबी हुई है, तो तमाम दहशतगर्द जो है वो बलूचिस्तान आ गए हैं। कुछ हद तक उनकी बातों में इसलिए मैं वो करूँगा कि बलूचिस्तान एक नया हब बन चुका है, और उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है कि तमाम तालिबान, चाहे वो अफ़गान तालिबान हो, चाहे वो दूसरे ग्रुप्स हो, टीटीपी हो, लश्कर झंगवी है वहाँ पर, और जंदुल्ला था वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा हमने काफ़ी टाइम से बिल्कुल तो अब जो है। लेकिन जब मुल्ला मंसूर मारा गया तालिबान का चीफ, तो उससे हमें एक बहुत नेक्सस लगता है। वो जाहिर है हमारी समहाउ जो एक स्ट्रेटजिक डेप्थ की बेस भी बलूचिस्तान ही है, इस लिहाज से कि वहाँ तमाम ग्रुप्स, चाहे वो अफ़गानिस्तान वाले हों या पाकिस्तान वाले हों, जिनका आपस में एक गठजोड़ है, वो समहाउ बलूचिस्तान में ही पाए जाते हैं। ये धूम तो हर रुख से परेशान करे, ये बिल्कुल ये बात। अब देखिए, जाहिर है कि एक तो रस्मी बात भी होती है ना कि जी बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान फेल हो गया, ये वो, लेकिन जाहिर है कि यार जिस शहर में हर गली हर चौक पर FC का एक चेक पोस्ट है, तो ये सवाल हमारे करना तो ज़रूरी है कि ये कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी इस बात पे भी गौर करना चाहिए, और पहले भी हमने ये बात की है कि सिक्योरिटी एहलकारों को हर दफ़ा कामयाब होने की ज़रूरत होती है, और दहशतगर्दों को सिर्फ एक दफ़ा कामयाब होने की ज़रूरत होती है। ये बात भी सच है। अगर हम फेयरली एनालाइज करें तो ये बहुत छोटी खबर बनती है, लेकिन अक्सर, और पिछले माह को आप सिर्फ ले लें, इन द रन अप टू 14 अगस्त, कि जी यहाँ पर छापा पड़ा, इतना धमाका खेज मवाद, वहाँ से इतने किलो। अब हर 10 किलो धमाके के मवाद अगर आपने कैप्चर कर लिया, इसका मतलब है कि आपने कोई 50 लोगों की जानें बचा ली हैं। ये भी होता है। अगर आप कहते हैं कि चलो इसमें से 50% ये क्लेम्स बोगस भी हैं, तो फिर भी हज़ारों लोगों की जानें बची हैं। लेकिन जब इस तरह का हमारे सामने होता है, तो जाहिर है कि ये सवाल तो उठाएंगे। मुझे याद आ रही है, मैंने खुद ही एक स्टोरी की थी नवंबर 2014 में। दाइश से एक पम्फलेट जारी किया था, अलर्ट जारी किया था उस वक्त महकमा बलूचिस्तान ने, जो कि don.com पर छपा हुआ भी है, जिसमें कहा गया था
कि लश्कर झंगवी और दाइश का यहाँ गठजोड़ हो चुका है और उसके बाद जो है ना ये सारे मुल्क में फैल रहे हैं। और उस वक्त के मुताबिक, यानी मैं अब से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि 12,000 से ज़ायद जो है ना लोग इन्होंने भर्ती कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ से स्टेट ऑफ डिनाइल आना शुरू हो गया। जैसे शुरू में तालिबान के बारे में आया था कि नहीं जनाब यहाँ तो कोई दाइश का वजूद ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो दाइश का वजूद फिजिकली ज़ाहिर है बगदादी तो यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ तो फ्रेंचाइज है ना, ये तो एक फ्रेंचाइज है कि फ्रेंचाइज रका और मोसुल से तो काफिला नहीं आएगा। उस चीज़ों को फिर अगेन कहने को ज़ाहिर है हमारी स्टेट कहती है कि गुड और बैड तालिबान में फ़र्क ख़त्म हो चुका है। ये वो बाकायदा अनाउंस किया गया ट्वीट्स के ज़रिए भी, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कोई गठजोड़ ज़रूर है, क्योंकि बलूचिस्तान में ज़ाहिर है नेशनलिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो उस वक्त ये बात की जाती थी कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं या जो कि मजहबी इंतहा पसंद हैं उनका सहारा लेकर के नेशनलिस्ट को दबाया गया या उनको ख़त्म किया गया। और उसके बाद ज़ाहिर है अगर कहीं पॉलिसी में कोई फ्लॉ है तो यही लोग अब आकर के आपको जो है निशाना बना रहे हैं। और निशाना ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि आम लोग बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर टारगेट हैं। तो ये कहने का मकसद था कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है ना अभी तक मेरे ख्याल में आज भी में फंसी सर। बिल्कुल अमीन, अब देखिए स्ट्रैटेजी को आपको इस चीज़ से ये आप देख लें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान हमला होता है एकदम, वो कहता है कि जी जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ उसके पीछे रॉ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो भी सकता है, हो भी सकता है। लेकिन सर बिल्कुल हाँ, अब देखें पीछे रॉ होगी, आगे कौन है आप उसको तो देखें। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि भाई शाम से काफिला तो नहीं आया ना देश का, बिल्कुल। तो बिल्कुल न्यू दिल्ली से भी तो कोई पैराड्रॉप तो नहीं हुआ या कोई सुरंग कूद के तो नहीं आया ना बलूचिस्तान। रॉ ने दुकान खोल ली होगी जिसमें से ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये भी है। और अगर आप इतने दावे के साथ कह सकते हैं एकदम अटैक के बाद, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको अटैक से पहले भी होनी चाहिए थी। ये भी हम सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट पहले नहीं पता चला, 10 मिनट बाद पता चल गया। लेकिन दोबारा इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस भी ना दें इस बयान को, क्योंकि ये बयान उस वक्त आप देते हैं जब आपके पास कुछ और कहने के लिए नहीं हो, तो चुप रहे। और सर चुप कौन रह सकता है? चुप तो नहीं रह सकते ना। देखें चुप तो सिर्फ चौधरी निसार रह सकते हैं सर इन तरह के मौके पे। अगर कोई फॉरेन अफेयर्स का मसला होता है या कोई इमरान खान या बिलावल ने कहा होता तो फिर चीख के बोल रहे होते। खामोशी तो सिर्फ इन मौकों के लिए होती है ना। चलें एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मारूजी हालात में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। नहीं, हमारे साथ रहिएगा। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान से आने की, और अभी ट्विटर पे हमारे एक जो नाज़िर हैं उन्होंने कहा कि किसी बहाने ने सही बलूचिस्तान का नाम तो पाकिस्तान के मीडिया ने लिया, या ज़ाहिर है तल्ख़ हकीकत उसकी अपनी जगह है। बहरहाल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दोनों ने कहा कि ये CPAC के ख़िलाफ़ साजिश है। ज़ाहिर है उससे पहले ये कह चुके हैं वज़ीर आला कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है। बिल्कुल होगी, जैसे ज़रार कह रहे थे कि CPAC के ख़िलाफ़ भी साजिश हो सकती है, किसी के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। लेकिन हमें देखना ये है कि हम अंदर से किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे। सर देखें, एक बात तो अब तय कर लें, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि ये जो दौर है ना, ये मुस्तकिल जंग का दौर है। आप पूरी दुनिया में देख लें, आप नीस को देख लें, आप इस्तांबुल देख लें, बगदाद, इराक, शाम, बेल्जियम वगैरह, ये वो दौर है कि मरने वालों को नहीं पता कि मैं क्यों मारा जा रहा हूँ, और शायद मुझे तो लगता है कि मारने वालों को भी नहीं पता कि मैं क्यों मार रहा हूँ। और हमारे जो रिस्पॉन्स होता है ना, हमें हमारी ज़बान मरवा रही है। हमें बात ये है ज़बान सिर्फ मैं अर्ज़ करता हूँ ना, दिसंबर 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, आज का वाक़या ज़ाहिर है कि इन कंपैरिजन छोटा बड़ा उसकी बात नहीं है, वो एक टर्निंग पॉइंट बहरहाल था जिसमें कि लोग हिल गए थे, कम से कम कहा जाता है जी, हिल गए थे, वाकई हिल तो गए थे। अच्छा, उसके बाद मुझ जैसे जो मायूस अनासिर हैं, पेसिमिस्ट हैं, वो तक ये समझ रहे थे कि यार अब दिस इज एनफ, अब क्लीशे का दौर चला गया,
अब बकबक बंद हो जाएगी, काम पे तवज्जो होगी, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्कुआत पे पानी हस्बे मामूल फिर गया। आज मैं सुबह से फॉलो कर रहा हूँ। धमाके के 10 मिनट बाद सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं रॉ का हाथ है। 4 घंटे बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि सी पैक के दुश्मनों का हाथ है। इसका मतलब है कि रॉ प्लस अफगानिस्तान प्लस ईरान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा हो सकता है। दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है, दहशतगर्द भाग रहे हैं, कहीं पनाह नहीं लेने देंगे, फूल प्रूफ आइंदा इंतजाम किए जाएंगे। वकला से उनकी हिफाजत के बारे में नए प्रोसीजर पे बात हो रही है। कोमिंग ऑपरेशन होगा, किसी को जानो माल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो मजीद मुस्तैदी के साथ मुझे तो ओ भाई सर बलूचिस्तान में कॉम्बिंग ऑपरेशन है जहां पर फुल फ्लेज ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन वो कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं था ना यार, तुम नहीं समझते ना, वो कॉम्बिंग ऑपरेशन। तो मेरी सिर्फ दरखास्त ये है कि बजाय इसके कि आप हर आदमी तर्जुमान बनने की कोशिश करे, हर आदमी नजूमी बनने की कोशिश करे, माहिर फलकियात बनने की कोशिश करे, वाक़या होने के बाद चुप हो जाए। अगर आपका ये काम नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि हुआ क्या है, तो हम बकबक करने की जरूरत नहीं है। तहकीकात जिनका है काम, उनको काम करने दे। असल में जब आप खुद बाबा नजूमी बनने की कोशिश करते हैं वजीर आला बलूचिस्तान से लेकर नीचे तक, तो असल में आप उस वक्त रॉ की मदद कर रहे होते हैं, बेसिकली उस वक्त फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद कर रहे होते हैं, उस वक्त असल आदमी की मदद कर रहे होते हैं जिसने वाकई धमाका जो किया तो चाहता है कि कंफ्यूजन। हाँ, सही बात है। लेकिन पता है इसमें यार गलती हमारी भी है, ठीक है। और हमारे से मुराद मेरा मतलब नॉट जस्ट एज ए मीडिया पर्सन बट ऑल्सो एज ए सिटीजन है। और वो क्यों, ठीक है, लोग ये क्यों इस तरह के बयान देते हैं? क्योंकि हम डिमांड करते हैं कि कुछ कहो, कुछ स्टेटमेंट दो। बेशक आप अपनी पुरानी मुजम्मती मशीन को ऑन कर दो। से बात करना चाहूंगा, मैं कहूंगा यार लेकिन पता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि भाई अभी इब्तिदाई तहकीकात हैं, हम आपको बता देते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन सर कोई इस जवाब को पूरी दुनिया में होता है सर, हम दुनिया से अलग हैं, हमारी बात ही अलग है। पूरी दुनिया में वजीर आजम या आर्मी चीफ सबसे आखिर में बोलते हैं जब इन्वेस्टिगेशन हो गई होती है। सर हम ही दुनिया हैं, आप समझ लें कि हाँ हमारी सरहद के बाद दुनिया ही नहीं है, ठीक है। आप हमें देख लें, मसला यार कोई अगर नहीं कुछ कहता तो हम उस पर चढ़े हुए होते हैं। हाँ हम मतलब मीडिया, इसने बयान नहीं दिया। और आप अगर पार्टी फॉलोअर्स को देखें ना, तो ये जो बात है ना कि मतलब यार अस्पताल मत उलझो ना। क्यों ये टाइम कम है प्रोग्राम का, मीडिया के घटियापन पे आप लामुतनाही गुफ्तगू कर सकते हैं। मीडिया तो ये तक घड़ी लेके बैठा हुआ होता है कि जनरल राहील शरीफ 40 मिनट पहले पहुंच गए और प्राइम मिनिस्टर जो है 40 मिनट बाद पहुंचे। इसमें सिर्फ उसको छोड़ दो मीडिया, इसमें सिर्फ मीडिया नहीं है, इसमें सिर्फ मीडिया नहीं है, लोग भी यही देख रहे होते हैं। आप देखें पिछले दौर में जब भी खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी हमला होता था, एकदम सबके टाइमर सिर्फ मीडिया के लिए सारे पार्टी, अच्छा ये तो 15 मिनट में पहुंचा है, इसको 20 मिनट लगे, अभी 5 सेकंड गुजर के इसका बयान नहीं है। ये जहालत हम ही ये है कि असल वाकया ये है कि 70 लोग मर गए, आगे कैसे रोके? वो घड़ियां चेक कर रहे हैं, आपको ये हो गया, कड़कड़ाती भी आ गई कि बस जैसे 70 लोग मर गए ना, ये तो एक ही हेडलाइन बनी ना, दूसरी हेडलाइन भी तो बनानी है ना आपने। दूसरी हेडलाइन क्या बनाएगी? कौन पहले आया, किसने पहले बयान दिया, किसने ज्यादा अपने आंखों में आंसू जमा करके फोटो ऑफ कराई, किसने बरवक्त गाना लगाया, ये किसने बरवक्त गाना लगाया, अलबनाक म्यूजिक को मुसलसल बजाया, ये। और एडिटोरियल, हम बात करते हैं ना एडिटोरियल डिसीजन क्या होती है यार? 30 लोग मरे हैं, कौन सा गाना लगना चाहिए बैकग्राउंड में? अच्छा नहीं ये वाला नहीं, ये तो हमने सानिया लाहौर में इस्तेमाल किया था। ये गाना तो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब 60 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। ये आप मोन्टाजेस देखें, नहीं ट्रेजेडी इज नॉट इनफ ना, आपको मोन्टाज चाहिए। और बेशक आपने आज मैंने ये भी देखा, मोन्टाज ब्लर है, पीछे से रोने और चीखने की आवाजें। इसका मतलब है कि नटशेल में मैं जो समझाऊं आप लोगों की बात वो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्लीशे में फंसी हुई है, और जो मीडिया है उसको ये फिक्र है
कि इसको अच्छी प्रोडक्शन के तौर पे इस अलविये को कैसे बेचा जा सकता और अच्छी भी मतलब कोट्स के साथ इस्तेमाल करें। फिर तो दहशतगर्दों की सर देखें वो अपना सर वो अपना माल बेच रहे हैं, हम अपना माल बेच रहे हैं। बेचना सबने इन द एंड ऑफ द डे माल ही है। और ये क्या है सर, कल परसों तक क्या आज की टॉक शो ही देख लो तो पहले में एक आपने फर्जी बात कर ली है इसके ऊपर, फिर आप आ गए कि अब तहरीके एहतसाब का क्या बनेगा, बिल्कुल अब इसका क्या होगा। बिजनेस सर मतलब आज इसके अलावा और कोई खबर है क्या? अब मेरी नजर में तो नहीं है, लेकिन सर मेरी तो वैसे ही नजर कमजोर है। फिलहाल वक्त हुआ है खबरों की अपडेट का, वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं साइना बलूचिस्तान की आफ्टर मैथ और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी भी बताई, प्रॉब्लम भी बताई, कुछ हमारे इर्द गिर्द मिसालें मौजूद हैं कि किस तरीके से मुल्कों ने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाला और कौन इस पे बेहतर रोशनी डाल सकता है वुसअत से बेहतर। नहीं मैं रोशनी आज उस तरह से नहीं डालूंगा, इसलिए कि प्रोग्राम से पहले भी ये इम्कान पे बात हो रही थी, जैसे श्रीलंका की मिसाल है या इसराइल की मिसाल है या साउथ ईस्ट एशिया में इंसर्जेंसी को जिस तरह कंट्रोल किया गया, वो उनके मारूजी हालात थे और उस ज़माने की जो इलाकाई पॉलिटिक्स थी उसके तहत ये सब होता है। अफ़गानिस्तान में भी ये हो रहा है। मेरा जो मानना है वो ये है कि हमने पिछले 2 साल में बिलखुसूस APS के बाद से हर तरह की अदालतें बनाई, बिल्कुल फांसियों का दरवाज़ा खोला, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है उसको पूरी तरीके से लागू किया। लोग उसके बावजूद मुस्तकिल गायब भी होते रहे, वो भी इस नाम पे कि जी हम हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेटेड ऑपरेशन होते रहे, सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रहीं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस होते रहे, फुल फ्लेज मिलिट्री उसके बाद अच्छा और डेफिनेटली हालात बेहतर हुए हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि जी पूरी मच्छरदानी में से अगर हम 500 मच्छर भी रोक लें और एक मच्छर भी अंदर चला जाए तो बात ये होती है कि उसने काट लिया और मच्छर अभी तक मच्छरदानी में घुस रहा है। तो गड़बड़ है कहाँ? मेरे हिसाब से जो गड़बड़ है, अगर आप या तो आप अमेरिका को कह दें कि बिल्कुल झूठा है, सफ़ेद झूठ है। परसों स्टेट डिपार्टमेंट का जो बयान है वो खुल के कह रहा है कि भाई आप जी अच्छे बुरे को का खेल जो है वो बंद करें। दूसरी बात यह है कि ठीक है इंटेलिजेंस एजेंसियां, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना खेल खेल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रॉक्सी वॉर है, ये एक तरफा है कि पाकिस्तान जो है वो तो है इनोसेंट और बाकी जो हैं वो इसके पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, तो जो दिल चाह रहा है वो तस्लीम ना करें। दिल तो हमारा यही चाह रहा है कि यार हम मासूम हैं और सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस पे डिबेट कराएं कि क्या वाकई ऐसा है, या अगर ऐसा नहीं है तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अपनी फॉरेन और इलाकाई पॉलिसी को जो है अपडेट करने की, मौसर बनाने की और दुश्मनों को बढ़ाने की बजाय दोस्तों में इजाफे की ज़रूरत है। ये सिर्फ उस वक्त होगा, हाँ ये सिर्फ उस वक्त होगा अगर आप ये ना समझें कि जी ये तो कोई बात नहीं, कोलैटरल डैमेज हो, जंग में कोलैटरल डैमेज होता है। जी ये पहले आपको ये फैसला लेना हो। अच्छा मुझे एक बात बता दें, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान अनस्टेबल उसकी पूरी एक तारीख़ रही है, ईरान और भारत, ठीक है, दोनों ज़ाहिर है कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व हैं और बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व हैं, अफ़गानिस्तान में भी इन्वॉल्व हैं। उन मुल्कों में क्यों नहीं होता? मुझे सिर्फ ये बता दें क्या ये सारे वाक़यात अगर इस तरह वो प्रॉक्सीज जो लड़ते हैं, अब ईरान में कुछ हद तक होता रहा है, ईरान में कुछ हद तक होता रहा है, नॉट ऑन द स्केल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आई थिंक इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी उनको बहुत बचा ली। अच्छा, और हमारे इसलिए ज़्यादा लग हो रहा है कि हम एक से ज़्यादा पंगों में उलझे हुए हैं। मसलन बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी का अलग मसला है, ज़रब अज़्ब का अलग मसला है, पॉलिटिकल टैप पे जो है वो भी आपको अंगूठा रखना है,
अंदरूनी हालात भी आप चाहते हैं कि आपके पास रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो अहम इश्यूज हैं वो भी आप हैंडल करें। तो जब आप इतने बिजी हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी नज़र चूकेगी, और अगर ईरान में कम हो रहा है या इंडिया में आपके मुकाबले में कम हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई ज़्यादा आसमान से उतरे हुए हैं। उन्होंने कंसंट्रेशन जो है उसको प्रायोरिटीज को तय किया हुआ है। हम हर चीज हम चाहते हैं काली माता की तरह हमारे जो 8 हाथ हैं वो मुस्तकिल जो है वो हरकत मल्टीटास्किंग। कभी ये लगता है कि जैसे हमारी क्रिकेट टीम है ना, टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। पूरी दुनिया कहती है कि आप अनप्रेडिक्टेबल हैं, आप कभी तो ऐसा खेलते हैं कि दुनिया को हैरान कर देते हैं और कभी ऐसा बैठते हैं उसमें आपको लगता है कभी उठेंगे ही नहीं। हाँ, कि कभी उठेंगे। कौमी किरदार तो किरदार बेसिक प्रॉब्लम यही है। और पता है हम जो है ना कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी। यू हिट द नेल ऑन द हेड हियर। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। और पता है ये भी एक बात है ना कि अगर आप एक वक्त पे 4 चीजें करने की कोशिश करोगे ना, you will do none of them well। मसलन इसमें वुसअत ने बात की पोपा की, 2 साल के लिए पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया, एक चीज हो गई। पोपा में क्या हुआ? आपने जेल से सजाए मौत वाले उठा के लटकाए, ठीक है। आपने एक तासुर दिया कि जैसे जो है ना बहुत काम हो रहा है, और किसी ने कोई काम नहीं किया। किसी ने मतलब उसके अलावा सॉरी टू से, लेकिन हमारी अदालतें, ठीक है, लोअर लेवल पे जहां वैसे आप जो है ना कोई पत्थर मारने से किसी को हलाक कर दे उसको आप फांसी लटका देते हैं, ठीक है, लेकिन दहशतगर्द को नहीं, दहशतगर्द को नहीं छेड़ते आप। अभी हम सब ने किसी ना किसी ऑफिस में तो काम किया है, तो आपको पता होगा कि हर ऑफिस में एक या कभी कभी 1-2 दर्जन ऐसे लोग होते हैं जो माहिर होते हैं LBDN के। LBDN क्या है? लुक बिजी डू नथिंग। हाँ, आप ऑफिस में आओगे तो वो यूं घूम रहे होंगे, वो ये मेरे पास काम है, आगे पीछे परेशान घूम रहे होंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन 0 होगी, 0। ये भी मसला है। अब आप पहले बात कर रहे थे, देखो यार प्रोडक्शन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो 0 नहीं है। अगर आप हर इदारे का इंडिविजुअल रिकॉर्ड देखें ना, ठीक है, ISI है, IB है, पुलिस है, रेंजर्स है, अलग अलग देखें, मेरा ख्याल है कि हर आदमी अलग अलग अच्छी जॉब कर रहा है, लेकिन कंबाइंड होके जब आप देखते हैं तो लगता ये है कि एक दूसरे से मुकाबलेबाजी है। और जो कोऑर्डिनेशन जनरल होना चाहिए, मसलन जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, वो मेरे यार बाल तो वैसे तो आधे सफेद थे, पूरे सफेद इस इंतजार में हुए कि नेशनल टेररिज्म अथॉरिटी को मैं पैदा होते हुए देख सकूं। हर आदमी इंडिविजुअली नहीं काम कर रहा है, लेकिन कंबाइंड की आदत ही नहीं है। आपकी जो क्रिकेट की जो मिसाल है ना यार, उसको अगर आगे ले जाए तो आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो अचानक आके एक ऐसा ओवर करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे, लेकिन इट विल नॉट बी एज पार्ट ऑफ अ टीम पॉलिसी। वो उसकी एक अपनी इंडिविजुअल स्टार पने की परफॉर्मेंस है कि मैं शॉट मारूंगा, लोग कहेंगे वाह 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 वाह, और मेरे पे मीम्स बनेंगे, थैंक यू वगैरह वगैरह। ये आपने फॉरेन पॉलिसी में बात की ना, आप खुरासानी की बात कर रहे हो, खुरासानी काम आ रही है नंगरहार अफगानिस्तान। आज ये एक रिपोर्ट थी, और ये US मिलिट्री की अपनी रिपोर्ट थी कि 5% जमीन मजीद अफगान तालिबान अपने काबू में ले आए हैं अफगानिस्तान की। यार मुझे एक बात बताओ, हाँ, इतने आपके स्ट्रेटेजिक एसेट रहे हैं, इतने आपके स्ट्रेटेजिक एसेट रहे हैं, क्या एक TTP के सारे दहशतगर्द को ये मार के उसके सर कलम करके आपको प्लेट के ऊपर नहीं पेश कर सकते थे? अगर इतने बड़े एसेट हैं, इतने बड़े एसेट, मुझे ये बिकॉज़ दे आर द सेम थिंग। मुझे फिर ये इस बात का भी जवाब चाहिए कि अफगानिस्तान के गिर्द बाकी जितने ममालिक हैं वहां एक वाकया नहीं होता और सारे वाकयात पाकिस्तान में होते हैं, तो जाहिर है खाली जो है ताली एक हाथ से तो नहीं बजी ना, कुछ ना कुछ तो आपने भी किया, कभी-कभी एक हाथ लग कुछ ना कुछ तो आपने भी किया जिसका ब्लो बैक अब हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर आप इतने कमजोर हैं कि जो आता है आपको एक धप लगा देता है। बात तो हमने एस्टैब्लिश कर ली है, वो बात हमने एस्टैब्लिश कर ली है। माय पॉइंट इज कि जिन लोगों को अभी तक कुछ लोग अपने एसेट समझते हैं, वो कहां के एसेट हैं यार? लेकिन जरार ये बात हमें कब समझ आएगी कि वो अपने हाथ से कब उठा करके एसेट्स आपको देंगे कि जी अच्छा आपको ये चाहिए, फजलुल्लाह चाहिए तो ये ले, और उसके बाद आपको ये उमर खालिद खुरासानी चाहिए, वो ये ले, वो तो लकीली अमेरिका ने मार दिया। उन्हें भी कुछ चाहिए और आपको भी कुछ चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हम दे दें और वो ना दें, या हम ये चाहते हैं कि वो दे दें हम ना दें उनके एसेट, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं। मैं अफगान गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा था, मैं एक बात कर रहा था कि जो अफगान तालिबान जो अभी तक कुछ नासिर समझ रहे हैं कि आपके बहुत बड़े आला हैं, खुदा के लिए यार, खुदा के लिए समझ रहे हैं, कौन क्या समझ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ये बात समझ में आ रही है।
वेलकम बैक। आज सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट पढ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ट्विटर पर एक शख्स ने लिखा कि मेरे नाना जान जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहते थे कि बेटा पता है कि 1960 और 2016 में क्या फ़र्क है। पहले एक बंदा मरता था, 100 बंदे रोते थे। अब 100 बंदे मरते हैं, एक बंदा भी नहीं रोता। कुछ हद तक ये बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं, एक दूसरे के ज़ख्मों पर मलहम लगाते हैं। आज भी इसका एग्ज़ाम्पल हमारे सामने था कि सानिया क्वेटा के बाद लंबी कतारें लगी हुई थी लोगों की जो अपना खून देना चाह रहे थे। बुलेटिन्स में मैंने इस तरह के बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं कि लोग रोड पर घूम रहे थे और उनको आवाज़ आई कि ये धमाका हुआ है और वो बस अपना सारा काम काज छोड़ के अस्पताल पहुँचे और लोगों की मदद करने लगे, ज़ख्मियों को उठाना। आपने देखा कि डॉक्टर्स जितने भी थे, चाहे वो किसी भी शोबे के हों, गायनेकोलॉजिस्ट थी गायनेकोलॉजिस्ट बाहर रोड पर, डॉक्टर्स जो कि रोड पे उन्होंने वकीलों को वहीं उनकी ड्रेसिंग की, जिस हद तक मतलब लाइफ सेविंग जो भी था। ज़ाहिर एक क़यामत सुग़रा का मंजर था और सारे लोग जो है वहाँ कोशिश कर रहे थे कि जो जिसकी समझ में आ रहा था कि किसी तरह उनकी जान बच जाए। तो जाहिर है हर मौके पे ये जो बचाने वाले वहाँ मौजूद होते हैं, जो लोगों की जानें बचाने की कोशिश करते हैं, हमें कम से कम उनको हमेशा इनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जान बचाने की बात हुई तो आज मतलब अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की ट्विटर फीड को मैं देख रहा था तो जाहिर है कि सानिया क्वेटा के ऊपर भी उन्होंने रिपोर्टिंग की, तो जो तस्वीर जो सामने थी ना कि ईदी फाउंडेशन के वॉलंटियर, हाँ ये तस्वीर आपके सामने है, लोगों के ऊपर कफनों में लोगों को डाल रहे हैं, उसके ऊपर ईदी फाउंडेशन, और हर जगह आप देख रहे थे कि ईदी फाउंडेशन का फुटप्रिंट था। मैं आपको बताता चलूँ कि ठीक 1 माह पहले ईदी साहब की फौत की हुई, 1 माह हो गया है उनको गुजरे हुए, लेकिन जो उनकी जी हाँ यकीन नहीं आता बिल्कुल। मुझे तो ये यकीन नहीं आता कि ऐसे एक शख्स हमारे बीच भी थे। हाँ एनीवे, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी उनके फाउंडेशन जो है, जो ही उनकी लेगेसी अभी तक अप एंड रनिंग है, उसी जज्बे के साथ। और इवन उस दिन भी अप एंड रनिंग थी जब उनका इंतकाल हुआ। जी बिल्कुल। और इसी मौके पर एक आपको एक ट्रिब्यूट सॉन्ग मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। अरीब अजहर साहब ने बनाया था ईदी साहब के ऊपर, इसी उम्मीद में कि जो इंसानियत से मोहब्बत, जो खिदमत का जज्बा जो ईदी साहब के रगों में दौड़ता था, उसका शायद 1-2 कतरे शायद हमारे कड़वे खून में भी घुल जाए। और आज ईदी साहब वहाँ घूम रहे थे हॉस्पिटल में। जी मुझे ऐसा लग रहा था जी कि वो घूम रहे हैं वहाँ पे। बेशक वो हमारे साथ ही हैं जी, हमेशा रहेंगे। मुझे ढूंढना है तो आप इन इंसानों में मुझे ढूंढ सकते हैं। मैं आम इंसानों का बंदा हूँ और ढूंढने के लिए आम इंसानों में जाके मुझसे मैं मिल जाऊंगा। अब्दुल सत्तार ईदी मिसाल बन के आए, अब्दुल सत्तार ईदी मिसाल बन के आए। ये अजीम रहनुमा है, हवा में दिए जलाए। अब्दुल सत्तार ईदी मिसाल बन के आए। मखलूक है खुदा की जकड़ी मुसीबतों में, मखलूक है खुदा की जकड़ी मुसीबतों में। इंसान के सारे दुख दर्द दिलो जान पे झेल जाए। इंसान के सारे दुख दर्द दिलो जान पे झेल जाए। जुल्मों से तुम न पूछो गुजरे हैं कैसे कैसे। जुल्मों से तुम न पूछो गुजरे हैं कैसे कैसे। हर हादसे पे लोगों के पास भागा जाए। हर हादसे पे लोगों के पास भागा जाए। कच्ची उम्र की कलियां गुलशन में यूं है बिखरी। कच्ची उम्र की कलियां
गुलशन में यूं है बिखरी, यतीम हो या मस्कीन घर गोद में बनाए, यतीम हो या मस्कीन घर गोद में बनाए। अब्दुल सत्तार भी मिसाल बन के आए,